Okay guys, so in this lecture we will discuss about coordination as the essence of management. लेकिन इन सब चीज़ों से पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन है क्या। बेसिकली कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट लोगों के बीच में तालमेल बिठाना, यानी ये देखना कि क्या वो लोग एक जैसे काम को एक तरह से कर सकते हैं या नहीं। यानी अगर हम बहुत सारे अलग अलग लोगों को अलग अलग सोसाइटी अलग अलग लोकेलिटी से उठाएं जिनके सारे बैकग्राउंड्स अलग हैं, तो क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर ये समझ लेना ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन एक सिंगल चीज़ नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स। ये बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जैसे आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिना इन सब चीज़ों के कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकता, और जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक कोई भी दूसरी फर्म, ठीक है, प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर सकती। आपकी फर्म प्रॉफिट कब अर्न करेगी? जब सारे एम्प्लॉयज़ जो भी आपकी फर्म में हैं वो पूरे मन से पूरी लगन से आपके लिए काम करें, और वो कब करेंगे? जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। वरना आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, आपको कभी बेनिफिट होगा ही नहीं। ठीक। अब अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस का मतलब है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, यानी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। जैसे आप अगर हम बात करें रोटी बनाने के लिए, तो जब तक आटा नहीं होगा आप रोटी कैसे बनाएंगे। इट इज़ नेसेसरी टू मेक ख्याली पुलाव, कि आपके पास पुलाव के लिए राइस हो। ओके, ना मूविंग ऑन द अनदर थिंग। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत आपको हर एक लेवल हर एक स्टेज पर पड़ती है। चाहे आप प्लानिंग कर रहे हैं तो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की या स्टाफिंग की, तब भी लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन उन लोगों के बीच में नहीं है, तो मान लीजिए ए ने कोई टास्क दिया है बी को करने के लिए, तो बी उस टास्क को कभी भी नहीं करेगा और टालता रहेगा, कहेगा मैं क्यों करूं, मेरा तेरे से कोऑर्डिनेशन अच्छा ही नहीं है, मेरी तेरी बनती नहीं है, और जब हमारी बनती नहीं है तो फिर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आई विल डू योर वर्क। यही चीज़ कहलाती है कोऑर्डिनेशन। क्लियर। तो इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर हम डिफरेंट लेवल पे इसे समझना चाहें, अगर हम ये समझना चाहें कि कोऑर्डिनेशन के जितने भी फंक्शन हैं, क्या वो फंक्शन अलग अलग डिस्क्राइब करे जा सकते हैं जिनके थ्रू हमें पता चल सके, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले वो जो डायग्राम आया था ना अभी एक सर्कल वाला, आपको वो ड्रॉ करना है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, या जैसे मैं आपको समझा रही हूँ इस तरीके से आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट ये जो 5 फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं उस सेम क्वेश्चन में। तो मूविंग ऑन अनदर थिंग, आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखते हैं क्या कि कोऑर्डिनेशन की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लानिंग, पहला क्या आता है? कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लानिंग। कैसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं आप प्लानिंग के थ्रू? प्लानिंग में सबसे ज़्यादा नेसेसरी है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जब तक सारे लोग, सारे डिस्कशन, सारे आइडियाज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं होंगे, तब तक कभी भी आपको बेस्ट प्लान मिलेगा ही नहीं। मैं अपने आप प्लान बनाती रहूँ, क्या पता मेरे से बेटर प्लान आपके पास हो, लेकिन जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे कभी भी हमें इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल सकता। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन थ्रू ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अलग अलग लोगों में बांट देते हैं, यानी हमने डिसाइड तो कर लिया काम क्या करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता काम करेगा कौन।
तब हम उसे बांटते हैं और वो बांटने का फंक्शन कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ही डिसाइड करता है कि किसको कितनी अथॉरिटी दी जाएगी और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगी। क्लियर? इसके बाद बात आती है स्टाफिंग फंक्शन की। किस चीज़ की बात आती है? स्टाफिंग की। स्टाफिंग में हम ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर एक आदमी अपने काम में परफेक्ट नहीं है। क्लियर? अगर आप ही सोचिए, आपको हम कह दें साइंस भी पढ़ लो, आर्ट्स भी पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, तो आप पढ़ नहीं सकते। इसी तरह अगर हम एक ही आदमी से कह दें कि सारे काम उसे करने हैं, तो वो कर नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हमें स्टाफिंग के फंक्शन में ये देखना है कि कौन सा स्टाफ ऐसा है जो एक पर्टिकुलर टास्क में परफेक्ट है, और जो जिस काम में परफेक्ट है हम उसको सिर्फ वही टास्क देंगे, ताकि हमें जब भी कोई रिजल्ट मिलेगा, कोई आउटपुट मिलेगा, तो वो किस तरीके का मिलेगा? बेस्ट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो मेन फंक्शन है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो बेस्ट बंदे होते हैं काम को करने के लिए, एंड दैट इज़ हाउ कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टाफिंग इज डन. If we will talk about coordination through directing, तो what exactly the directing is? डायरेक्टिंग क्या होती है? डायरेक्टिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शंस देना, बताना कि आखिर काम किस तरह किया जाएगा। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगी इस चैप्टर में क्या है, किस तरह से करना है, आंसर किस तरीके से फॉर्म करने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? इन द सेम वे अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्टिंग की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टिंग का मतलब है टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू योर एम्प्लॉयज़, ताकि वो ठीक ढंग से उस काम को अचीव कर सकें जो आपने उन्हें दिया है। और यही चीज़ डिसाइड करती है कि मैनेजमेंट कितना ज़्यादा पावरफुल है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैनेजर कामकाजी है, अगर मैनेजर को पता है कि वो क्या टास्क दे रहा है, किसे टास्क दे रहा है, तभी सिर्फ इस चीज़ का बेनिफिट हो सकता है, वरना नहीं। क्लियर? तो दैट इज कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्टिंग। मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करना। अनदर थिंग इज कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग। व्हाट एग्जैक्टली द कंट्रोलिंग इज? अगर कभी भी किसी को कोई काम दे दिया जाता है और आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हैं या आपके ऊपर निगाह नहीं रखी जाती है, तो फिर वो उस काम को कभी भी ठीक से करेगा ही नहीं। हम इसे अपने क्लास के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। व्हेनेवर अ टीचर एंटर्स इनटू द क्लास, अगर वो आपको कंट्रोल नहीं करेगी, डांटेगी नहीं, बोलेगी नहीं कि बेटा बी क्वाइट, तो आप सब चुप नहीं होंगे, समझेंगे ही नहीं चीज़ को। तो दैट इज़ कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग। यानी कोऑर्डिनेशन बिठाना है आपको अपने और एम्प्लॉयज़ के बीच में। अगर आपके और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो फिर आप उन्हें कितना भी अच्छे से अच्छे इंसेंटिव्स दे दीजिए, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें उनके लिए कर दीजिए, कितना ही इजी टास्क दे दीजिए, लेकिन वो काम को नहीं करेंगे। क्लियर? इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि ये आपका स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस का, आपको इससे बेहतर काम करना है। अगर किसी भी वजह से आप अपने स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते हैं, कम रह जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मैनेजर उसको काम से निकाल देगा, बट द ड्यूटी ऑफ मैनेजर इज़ कि वो उसे समझाए कि आपने इस काम को गलत किया है, यू हैव टू डू इट इन दिस वे। इस तरह से आप करते तो शायद आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते। यही है पूरा आपका कोऑर्डिनेशन फंक्शन, जिसमें आपको आंसर फॉर्म करना है कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगेन मैं बता रही हूँ, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम इन द आंसर शीट। क्लियर? अगर फिर भी स्टिल यू आर हैविंग एनी क्वेरीज रिलेटेड विद एनी ऑफ द वीडियो, तो आप मेरे को एक कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भेजें अपनी क्वेरी या क्वेश्चन, और आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। मैं उसको डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज आई नो इट्स योर 12th एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा पढ़ाई में 19-21 हो रहा है, बट आई वॉन्ट दैट ईच स्टूडेंट ऑफ माइंड विल गिव देयर बेस्ट। इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 कवर हो गया है। चैप्टर 3 भी हम कवर कर चुके हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट डूइंग चैप्टर 2, जिसमें हमें फ्योल और टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करने थे। ठीक है, ज़्यादा प्रिंसिपल्स हैं, तो आई विल ट्राई कि कोई एक मेथड भी बताऊँ आपको कि किस तरह से आप लर्न कर पाएँ। दैट्स इट।
हैव अ ग्रेट डे, बाय।